अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल द वे ऑफ विजडम। और जैसे कि हमने पहले डिसाइड किया था, हम यहाँ पर उन टॉपिक्स पर सोचेंगे जिनको सिर्फ फेस वैल्यू पे लिया जाता है, उनके आगे कुछ सोचा नहीं जाता। तो आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत ओपन एंडेड भी है। 5 रीजन्स वाई आई वुड बिकम एन एथीस्ट। 5 वजह जिनकी वजह से मैं एक एथीस्ट बन जाऊँगा, राइट? या कोई भी इंसान एक एथीस्ट बन जाएगा। उस तक पहुंचने से पहले सबसे पहले एथीज़म का डेफिनेशन क्लियर करते। एथीज़म का मतलब होता है वो जो खुदा में नहीं मानता या यूनिवर्स के कोई क्रिएटर में नहीं मानता। कोई भी एथीस्ट ये नहीं मानता कि यूनिवर्स किसी खालिक ने बनाया है। हाँ, आगे जाके यूनिवर्स कैसे बना है वो जवाब भी उसके पास नहीं होता, बट वो अपने सब आगे अदवी करेंगे। तो एथीस्ट का हमेशा मुकदमा ये होता है कि एथीस्ट होने में एक रिलीजियस इंसान होने से ज़्यादा या एक थीस्ट होने से ज़्यादा फ़ायदा है। और एक एथीस्ट की मोरालिटी या एक एथीस्ट की लाइफ, क्वालिटी ऑफ लाइफ हमेशा एक थीस्ट से बेटर नहीं। तो अब वही साइकोलॉजी को थोड़ा अनवील करेंगे और वी विल ट्राई टू सी कि इसका असल मकसद और असल मतलब क्या है। तो सबसे पहला रीज़न जो पेश किया जाता है, जो बिल्कुल एक इंसान को सोचने पर भी मजबूर कर देता है, वो है फ्री विल। कि जब इंसान एक एथीस्ट होता है तो उसके ऊपर कोई रूल्स अप्लाई नहीं करते। एक एथीस्ट ऐसा है जैसे मेले में कोई बच्चा हो जिसके माँ बाप नहीं है, कोई भी राइड पे जा सकता है। सोचो उसके पास अनलिमिटेड पैसा भी है तो कोई भी राइड पे जा सकता है, कोई भी खाना खा सकता है, जिसके साथ भी घूमना है घूम सकता है, राइट? तो एक जब इस आइडिया को प्रेजेंट किया जाता है ना, तो ये चीज़ बहुत अट्रैक्टिव लगती है, किसी को भी एथीज़म की तरफ बुलाने वाली चीज़ लगती है। लेकिन जब हम इसके आगे सोचें कि एथीस्ट के मुताबिक उस पर कोई रूल्स नहीं है और उसके पास एब्सोल्यूट फ्री विल है, लेकिन ये चीज़ सिर्फ सरफेस लेवल एथीस्ट बोलते हैं, जिन्होंने खुद एथीज़म के बारे में ज़्यादा सोचा नहीं। एक्चुअल एथीज़म अगर ये मुकदमा रखता है कि यूनिवर्स जो बना वो एक कॉज एंड इफेक्ट पे बना, राइट? और जिस तरह बिग बैंग थियरी में माना जाता है और क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स को बनाने का जो तरीका है वो महज एक कॉज एंड इफेक्ट था, राइट? एक चीज़ हुई जिसकी वजह से यूनिवर्स क्रिएट हो गया, राइट? सब एक कैलकुलेटेड वो था। तो हम इस चीज़ का एग्जाम्पल लेते हैं। समझो कि एक फास्ट बॉलर, उसके हाथ में बॉल है, वो रनअप लेता है, पूरा प्रॉपर फॉर्म लेके बॉल डिलीवर करता है, राइट? तो अब वो जो बॉल है वो उसी तरीके से आगे बढ़ेगा, उसी हिसाब से आगे बढ़ेगा जितना फोर्स वो बॉलर ने डाला है, राइट? जिस तरीके से उसने हाथ घुमाया है वो बॉल भी उसी तरीके से घूमेगा, राइट? अब जब वो बॉल बॉलर के हाथ से छूट चुका है तो अब उसमें खुद की कोई फ्री विल नहीं बचती। अब वो खुद और कोई नया मूवमेंट पैदा नहीं कर सकता, है ना? वो अगर बॉलर ने राइट का मूवमेंट किया है तो वो लेफ्ट में नहीं जा सकता, राइट? तो ये बॉल का उस तरह आगे जाना अफेक्ट है उस कॉज का कि वो बॉलर ने उस बॉल को दाया है। जिस तरीके से बिग बैंग थियरी हुई है वो कॉज है। अब एथीस्ट का ये मानना है कि एक इंसान के अंदर जो फ्री विल होती है, जैसे कि आज सुबह मैं उठता हूँ और मैं कॉफ़ी या चाय में से चूज़ करता हूँ कि या तो मैं कॉफ़ी पीऊँगा या तो मैं चाय चूज़ करूँगा। एथीस्ट का मुकदमा ये है कि ये असल चॉइस मेरी नहीं, ये असल चॉइस यूनिवर्स की है। जो ज़ीरो से यूनिवर्स स्टार्ट हुआ था, जो बिग बैंग से यूनिवर्स चालू हुआ था, उसके बाद हर चीज़ एक कॉज एंड इफेक्ट ही हुई है। तो मैं ये कंट्रोल नहीं कर सकता कि मैं चाय पीऊँगा या कॉफ़ी पीऊँगा, क्योंकि मेरे पास 2 ऑप्शन है, चाय या कॉफ़ी, राइट? मेरे पास उससे ज़्यादा ऑप्शन है ही। क्यों नहीं मैंने ये चीज़ कंसिडर नहीं किया कि मैं बियर पी लेता हूँ? क्यों नहीं मैंने ये चीज़ कंसिडर किया कि मैं जूस पी लेता हूँ? मेरे दिमाग में जो 2 ऑप्शन दिमाग के एकदम रूट पे ओरिजिनेट हुए, वो तो सिर्फ 2 ही थे। एथीस्ट उस रूट की बात करते हैं, ये नहीं हाँ बिल्कुल मेरे पास ये चॉइस है कि चाय या कॉफ़ी में से एक पीऊँगा। लेकिन ये जो सबसे रूट वाला ख्याल आया, ये कहाँ से आया? ख्याल का ओरिजिन क्या है? और एथीस्ट के मुताबिक ख्याल का ओरिजिन है वो यूनिवर्स का क्रिएशन, जिसने ये डिटरमिन किया है कि कौन सा ख्याल किधर आएगा, राइट? मैं समझता हूँ कि ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है समझने के लिए, लेकिन जो इंसान अगर ये दावा कर देता है कि वो एक एथीस्ट है, उसको इसी चीज़ में अकीदा रखना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, ये जितनी भी चीज़ें बोल रहा हूँ मैं खुद से नहीं बोल रहा हूँ। एक बुक है सैम हैरिस की, जिसका नाम है फ्री विल, और वो एथीस्ट की बाइबल या समझो एथीस्ट का एक एकेडमिक स्टैंडिंग भी उसे बोल सकते हैं एट सम एक्सटेंट। ऐसे तो उनकी कोई एकेडमिक स्टैंडिंग नहीं होती, बट उसमें बिल्कुल यही चीज़ें लिखी हुई है जो मैं बोल रहा हूँ। एग्जैक्ट
जिस तरीके से मैंने समझा उसी तरीके से। सैम हैरिस बोलते हैं कि मेरे ख्याल का ओरिजिन क्या है, मुझे ख्याल आते कहाँ से है, यूनिवर्स से आते, तो यूनिवर्स ही सेंड करेगा। तो अगर मैं एक ऐसा इंसान बन जाता हूँ जिसने अपने ख्यालों की अकाउंटेबिलिटी ही नहीं ली है, तो अगर समझो मैं कोई क्राइम करता हूँ, मैं एक पीडोफाइल हूँ, या मैं एक या तो कोई एक रेपिस्ट है, उसमें उसकी कोई गलती नहीं, क्योंकि वो ख्याल उसको आया कहाँ से, ये तो बस उसमें उसकी वो इनोसेंट हो गया, वो ख्याल तो उसको यूनिवर्स से आया। तो अब मैं इस बात पे फोर्स हो जाता हूँ कि मैं एक रेपिस्ट, एक डिक्टेटर, एक मर्डर, सबको इनोसेंट मानूं, क्योंकि उनके जितने भी ख्याल आए हैं उनको पता ही नहीं उन ख्याल में वजूद क्या है, और आने के बाद जो भी चॉइस उन्होंने मेक की है यूनिवर्स खुद वही चाहता था, राइट। एक ये चीज़ भी मैंने कंफ्यूजिंग हो जाती है कि ये लोग यूनिवर्स को कॉन्शियसनेस दे देते हैं कि यूनिवर्स चाह सकता है, चाहने की एबिलिटी रखता है ना, लेकिन फिर वही कॉन्शियसनेस जब गॉड को दी जाती है तो तुम बोलते हो प्रूफ करो। तो भाई आप यूनिवर्स की कॉन्शियसनेस प्रूफ करो कि यूनिवर्स ने एक चीज़ 100% चाह के किया है, तो आप बोलोगे नहीं नहीं यूनिवर्स तो इन्फिनाइट है, उसको एक साइंस के मेजरमेंट स्केल पे नहीं लाया जा सकता। सेम चीज़ जब हम गॉड के बारे में बोलते हैं तो आपको प्रॉब्लम हो जाती है, राइट। तो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि कोई एथीस्ट सच में एथीस्ट नहीं होता, सबका कोई छोटा छोटा खुदा तो होता ही है। सेकेंड, दूसरा इशू होता है मोरालिटी का, कि एथीस्ट का ये मुकदमा है कि रिलीजन, हर रिलीजन में से कोई एक ऐसी चीज़ मिल जाएगी जिसको सही बोला जाता है, लेकिन आज की सोसाइटी के हिसाब से, आज के मॉरल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से वो बहुत गलत है, राइट। तो एथीस्ट बोलते हैं कि ये देखो रिलीजन तुमको इमोरालिटी सिखाता है, तो तुमको मोरालिटी सीखनी है तो तुम एथीस्ट बन जाओ, है। तो अब मेरे को इस सवाल का जवाब चाहिए कि अगर आज मैं एक एथीस्ट बन जाता हूँ तो मेरी मोरालिटी कहाँ से आएगी, और क्या मेरी मोरालिटी से दुनिया के सारे एथीस्ट अग्री करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आज मैं एथीस्ट बन गया, ठीक है, और मैंने कोई ऐसी बुरी चीज़ की, जैसे कि मैंने चोरी कर ली, समझ लो, तो मैं किसको आंसर करूँ, किस चीज़ ने मुझे ये बताया कि चोरी गलत है? क्या ये मैंने अपने खुद में डिसाइड किया है कि चोरी करना एक गलत बात है, राइट। अगर ये मैंने अपने खुद में डिसाइड किया है तो ये तो सब्जेक्टिव हो गया, इस पर पूरी दुनिया मुतफिक नहीं होगी। दुनिया के बहुत सारे चोर हैं जो चोरी करने को सही बोले थे, राइट। जैसे इंग्लिश में एक प्रोवर्ब है, इफ़ यू कैन स्टील इट, इट इज़ योर्स। अगर तुमने उससे चोरी कर लिया तो वो तुम्हारा हो गया, राइट। तो क्या चोरी करना सच में 100% गलत है, कोई एथीस्ट बोल पाएगा? इसका एक बहुत प्यारा एग्जांपल है, जो एक यूट्यूब चैनल है द मुस्लिम लैंटर्न, मोहम्मद अली भाई रावल का। उन्होंने एक एथीस्ट से यही सवालों पे बात की थी, और उसमें वो जो इंसान आया था उसने ये तक बोल दिया कि पीडोफिलिया 100% रॉन्ग नहीं है। It's not objectively bad to be a pedophile according Yeah, to you. yeah. Yeah. Okay, that's it. So that's enough. For me, it is enough to show, and I appreciate your honesty at least, because a lot of atheists they're not intelligent enough to know that these are necessary conclusions from their worldview. They don't understand that they have to accept this if they hold the worldview of atheism. If you I are an think atheist, if you're an atheist, you have to accept that things are determined. You have to, causality will force you to believe that. If you're an atheist, you have to believe there's no objective morality. You have to accept that morality is subjective, therefore nothing is right or wrong, right? You can't account for your rational faculties, because if you believe in evolution, rational faculties are not really rational. They just evolved for survival and reproduction, and they trick you to think that they're rational, which is another problem that Darwin had with his own theory, right? And I could go on and on and on to show how ridiculous it is in reality for a theist to look at the atheist position when it is unveiled, right? Now, comparison to a theist position, someone who can account for his rationality, can account for objective morality, can account for a justice. जिस पीडोफिलिया का मुकदमा लेके आप आधे रिलीजन्स को फारिग करते हो, आप खुद उसको 100% रॉन्ग नहीं बोल सकते हो। तो मैं इस लेवल पे रहना चाहूँगा कि मेरा कोई एकेडमिक स्टैंडिंग हो जहाँ मैं कोई चीज़ को 100% रॉन्ग बोल सकूँ। मैं बहुत सारी चीज़ों को 100% रॉन्ग बोल सकता हूँ। मैं इंटरेस्ट को 100% रॉन्ग बोलता हूँ, मैं ज़िना को 100% रॉन्ग बोलता हूँ, प्रीवेरिएशन सेक्स, और मैं चोरी को 100% रॉन्ग बोलता हूँ, मैं झूठ बोलने को 100% रॉन्ग बोलता हूँ, और मुझे कोई चीज़ कन्विंस नहीं कर सकती कि ये राइट है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम एथीस्ट की यही होती है कि वो उसके लाइफ में कोई ऐसे प्रिंसिपल नहीं है जो वो एक ऑब्जेक्टिव लेवल पर लेके चलता है, जिसके खिलाफ वो कभी कन्विंस नहीं हो सकता।
मतलब सिर्फ इतना ही नहीं कि तुम्हारी कोई एकेडमिक स्टैंडिंग नहीं है, तुम्हारी कोई इंडिविजुअल स्टैंडिंग भी नहीं है, क्योंकि तुमसे स्मार्ट कोई इंसान आ गया जो तुमसे ज़्यादा मोरल बात करता है, वो तुमको तुम्हारे मोरल ही गलत बता देगा और तुम उसमें आ जाओगे, राइट। तो तुम कोई चीज़ की एक ऑब्जेक्टिव स्टैंडिंग रख ही नहीं सकते, है ना। और इसका मतलब ये नहीं कि आज अगर मैं सोचता हूँ कि कोई चीज़ सही है जो असली में गलत है, कोई अगर आके मेरी सलाह कर दे कि नहीं भाई तुम ये जो कर रहे हो ये गलत है, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं इसका कायल हूँ कि मैं उसको गलत ही, मैं अपनी गलती नहीं कर, उल्टा एक एथीस्ट से ज़्यादा कंपैरिजन में मैं जो अपनी गलती मान लेगा। फॉर एग्जांपल आप किसी भी मुसलमान के पास जाए और उसको कोई गलत काम करता देखे, जैसे कि एक मुसलमान है जो सिगरेट पी रहा है या तो कोई भी अराबिक कर दे, उसके पास जाए, उसको बोले कि तुम्हारी किताब में तुम्हारे प्रॉफिट ने ये फरमाया है कि ये चीज़ गलत है, वो कभी जरूरत नहीं करेगा कि खड़े होकर बोले कि नहीं नहीं ये गलत, उनने गलत बोला है मैं सही, उसको मानना ही पड़ेगा, वरना वो अपने रिलीजन को लूज कर देता है, राइट। मेरे प्रॉफिट ने बोला गलत है, मेरे गॉड ने बोला गलत है। लेकिन अगर मैं एक एथीस्ट के पास जाता हूँ तो उसका वो क्राइटेरिया कहाँ है? जैसे मेरा क्राइटेरिया गॉड, मेरे को गॉड से बता दो कोई चीज़ गलत है, मैं अपनी बुरी से बुरी आदत छोड़ने के लिए और उसको बुरा बोलने के लिए तैयार। एक एथीस्ट, समझ जाओ, लेट्स अज्यूम कि एक एथीस्ट है ना, लेट्स कॉल हिम जॉन, उसका नाम जॉन है। जॉन एक एथीस्ट है जो डिक्टेटर बन चुका है, और डिक्टेटर बनने के बाद वो ये मानता है कि एक माइनॉरिटी है, जो एक माइनॉरिटी ग्रुप ऑफ पीपल है जो इस सोसाइटी के लिए अच्छे नहीं है, और वो इस चीज़ में 100% कन्विंस हो चुका है, 100%। उसको तुम गलत कैसे बताओगे? वो किसकी बात सुनेगा? और इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है उसकी साइकोलॉजी से, क्योंकि उसने सबसे पहले अपनी साइकोलॉजी में ये सोचा कि खुदा क्योंकि मुझको समझता नहीं है मौजूद नहीं है, तो अब हर चीज़ वो उसी क्राइटेरिया से जज करेगा, क्योंकि मुझे समझ नहीं रही है ये चीज़ ऐसी है, क्योंकि मुझे समझ नहीं रही ये चीज़ ऐसी है। तो क्योंकि अब वो डिक्टेटरशिप को और किसी माइनॉरिटी के जेनोसाइड को सही समझ चुका है, क्योंकि वो सही समझ चुका है, अब उसको कोई गलत नहीं कर सकता। सबसे पहली चीज़ ये, दिस इज़ वॉट आई लाइक टू कॉल एरोगेंस ऑफ एथिज्म, कि एथिज्म एक एरोगेंट पोजिशन है कि मुझे ये समझता तो नहीं है। तो सबसे पहली बात तो फ्री विल की थी, एथिज्म की फ्री विल का कोई ठिकाना नहीं, तो ये रीज़न भी मेरे को फारिग करना पड़ेगा, मैं इस रीज़न से तो नहीं आ सकता। दूसरी मोरालिटी की, कि वो सारे रिलीजन्स को इमोरल बोलते हैं लेकिन उनका खुद का कोई मोरल स्टैंडिंग ही नहीं है, तो मैं इस रीज़न से भी नहीं आ सकता। अब थर्ड इश्यू है क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स। एथीस्ट्स का क्लेम है कि उनके पास सबसे ज़्यादा कन्विंसिंग थियोरी है कि उनके हिसाब से यूनिवर्स जैसे बना है वैसे ही बना है, द बिग बैंग थियोरी है। और फिर जब हम उनसे पूछते हैं कि बिग बैंग को प्रूव करो, नहीं होता है, जिस तरह वो उनसे पूछते हैं खुदा को प्रूव करो, राइट। तो सबसे पहली बात, क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स को आप किस तरह डिफाइन करते हो, है ना। और अगर हम बिग बैंग को प्रूफ करो, मैं ये नहीं बोल रहा कि बिग बैंग गलत है, मैं ये बोल रहा हूँ कि बिग बैंग को प्रूफ करो, आई एम प्लेइंग इन योर कार्ड्स, ठीक है। कुछ हद तक मैं बिग बैंग को प्रूफ करने के लिए, इवन व्हेन आई पर्सनली, मैं खुद अगर पर्सनली उस चीज़ में अकीदा नहीं रखता हूँ ना, तो भी मैं बिग बैंग को प्रूफ करने के लिए हुज्जत ला सकता हूँ। जैसे कि कुरान में आता है, द यूनिवर्स, वी श्योरली हैव क्रिएटेड द यूनिवर्स एंड इंडीड वी आर एक्सपैंडिंग इट, हमने यूनिवर्स को बनाया है और ये यूनिवर्स एक्सपैंड होता रहता है। ये तो एक बिग बैंग का प्रिंसिपल है। मैं यहाँ पे एक रिलीजियस पर्सन होके, जो तुम्हारे मुताबिक कम इंटेलेक्चुअल होते हैं, तुमको एक दलील आके दे सकता हूँ कि तुम्हारी आइडियोलॉजी सही है, लेकिन तुम अपनी खुद की आइडियोलॉजी की दलील मुझे नहीं दे सकता हो। बहुत पैराडॉक्सिकल हो जाता है। तो सबसे पहले एथिज्म की बुरी चीज़ यही है कि वो तुम्हारी कोई एक एकेडमिक स्टैंडिंग नहीं रखता है। तुम क्रिएशन को प्रूव नहीं कर सकते, तुम एवोल्यूशन को प्रूव नहीं कर सकते, तुम अपनी कोई भी एक आइडियोलॉजी को प्रूव ही नहीं कर सकते। तो अगर क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स की सबसे कन्विंसिंग थ्योरी तुम्हारे पास है और तुम इसीलिए मुझे उस पर प्रूव करना चाहते हो कि वो कन्विंसिंग है, तो फिर से वो तो सब्जेक्टिव हो गया, तुम्हारे हिसाब से कन्विंसिंग है। क्या पूरी दुनिया उसको कन्विंसिंग मानती नहीं मानती है? मेरी क्रिएशन की थ्योरी है कि खुदा ने बोला बी एंड इट इज, बन गया। अब मैं बोलता हूँ इसको सारे मुसलमान से मानते, तो कन्विंसिंग तो इस लेवल पे जज होगा कि कितने लोग उससे कन्विंस्ड है। कन्विंसिंग कोई चीज़ हो, उसका सक्सेस ही इस लेवल से जज होगा कि कितने लोग एक्चुअली उससे कन्विंस हो चुके हैं। अब मुझे बताओ कि आपकी थियरी में कितने लोग कन्विंस हुए हैं और हमारी थियरी में कितने लोग कन्विंस? आई थिंक 2 बिलियन मुसलमान। तो मेरा स्टडी है 2 बिलियन मुसलमान, रादर
क्रिश्चियनिटी भी तो यही मानती है, ज्यूस भी तो यही मानते हैं। मेजॉरिटी ऑफ वर्ल्ड, दुनिया में सबसे ज़्यादा क्रिश्चियंस है, वो लोग भी यही मानते हैं कि यूनिटी से दुनिया बनी है। मुस्लिम्स भी यही मानते हैं, ज्यूस भी यही मानते हैं। तो कन्विंसिंग तो ज़्यादा मेरी हुई व्हेन वी लुक एट रिजल्ट्स। कन्विंसिंग तुम्हारे इंटेलेक्चुअल से मैं जज करूँ कि तुम्हारे इंटेलेक्चुअल में होना चाहिए या उसके रिजल्ट से, कि उसका रिजल्ट क्या निकला, ज़्यादा लोगों ने किस चीज़ को कन्विंस किया, राइट। तो क्रिएशन वाला मामला भी फारिग हो जाता है, क्योंकि जिस तरह बोला जाता है बिग बैंग इज द मोस्ट कन्विंसिंग थियोरी, देन शो मी द रिजल्ट्स, कितने लोग कन्विंस हुए। थर्ड थिंग, आई थिंक फोर्थ थिंग, सॉरी, ऑब्जेक्टिविटी। और ये मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा रिडिकुलस रीज़न है। एक एथीस्ट कभी भी कोई भी चीज़ 100% श्योर होकर नहीं बोल सकता। अगर मैं एक एथीस्ट से पूछूं कि भाई क्या तुम एग्जिस्ट करते हो, राइट, एंड मैं लेजिट आप लोगों को क्लिप्स दिखाऊंगा इस वीडियो में, जिसमें एक एथीस्ट या मल्टीपल एथीस्ट खुद यही बोल रहे हैं, वी कैन नॉट से फॉर श्योर, इट माइट बी और इट माइट नॉट बी। आज अगर मैं एक एथीस्ट को मेरे सामने बैठा और उसको बोलूँ मेरे को इस एक चीज़ का प्रूफ दो कि ये ज़िंदगी जो तुम बचपन से जीते आए हो ये एक सपना है, मैं ये मानता हूँ, अब मेरे को प्रूफ दोगे मैं गलत हूँ, वो कहाँ से प्रूफ लें? कोई किताब में, कोई एकेडमिक साइकिल, कैसा मुझे ना प्रूफ करेगा कि ये सपना नहीं है? मैं ये इसको किधर भी घुमा सकता हूँ। मैं उसको बोल सकता हूँ ये सपना है, मैं उसको बोल सकता हूँ तुम छोटे थे, किसी ने आके तुमको याद पिला दिया, कहीं भी घूम जाएगा वो। मेरे मतलब वो एक थीस्ट, एक बिलीवर के सामने एक छोटा सा बच्चा है, और वो बिलीवर उसको पकड़ के किधर भी घुमा सकते हैं कि भाई तेरी कुछ स्टैंडिंग ही नहीं है। अगर मैं आज एक एथीस्ट के पास जाऊँ और मैं उसको बोलूँ कि मेरी इस बात को रॉन्ग प्रूफ करो कि हम असली में एक बंदर है, एक दिन हम सो गए थे और ये जितनी भी इंसानियत है ना ये सब मेरे को सपने में आएंगे, तो मेरे को रॉन्ग कैसे प्रूफ करेगा? नहीं कर सकता, उसकी वो स्टैंडिंग ही नहीं है, उसके पास कोई एकेडमिक बुक ही नहीं है। वो बोलेगा ठीक है भाई तुम ऐसा मानते हो, मैं ऐसा नहीं मानता। और अब आप जाओ कोई भी एक अब्राहमिक फेथ वाले इंसान के पास जाओ और उससे पूछो कि मुझे रॉन्ग प्रूफ करके मैं इंसान नहीं हूँ, या मुझे रॉन्ग प्रूफ कर कि मैं बंदर नहीं हूँ। वो आपको सिर्फ सिंपल सी चीज़ बोलेगा, गॉड ने हमें इंसान बनाया और उसकी एकेडमिक स्टैंडिंग प्रूव हो गई, राइट। तो ऑब्जेक्टिविटी भी एक बहुत बड़ा इशू है। फिफ्थ इशू इज जस्टिस, द मोस्ट क्रिटिकल इशू। आधे से ज़्यादा एथीस का मुकदमा तो यही होता है कि इंसानियत होनी चाहिए। ये जो बुक्स में इब्राहिमिक फेथ में जो जस्टिस लिखा हुआ है ये सही जस्टिस नहीं है। आधे से ज़्यादा एथीस का मुकदमा ही है ये कि ह्यूमैनिटी पे दुनिया चलनी चाहिए। तो अगर इतनी ही अच्छी है ह्यूमैनिटी तो आप लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन क्यों बना कर रखी? छोड़ दो इंसान को अपने उस पर, अपनी फितरत के भरोसे। नहीं, फिर तो आप खुद ही बोलते हो कि क्योस हो जाएगा, लॉ एंड ऑर्डर नहीं रहेगा। तो फिर आप खुद ही मान रहे हो कि जस्टिस की ज़रूरत है, एक बुक जो जस्टिस बताती है उसकी ज़रूरत है, राइट। अब ये बुक जो जस्टिस बताती है, ये जस्टिस का डेफिनेशन अगर मैं इंसानों से लूँ तो हर इंसान का जस्टिस अलग अलग होगा, हर इंसान की नज़र में जस्टिस अलग अलग होगा। और ये बहुत पुरानी फिलोसफिकल डिबेट है, व्हाट इज़ जस्टिस, राइट। हर इंसान का अलग अलग डेफिनेशन है कि ये हाँ यही जस्टिस है, यही जस्टिस है। अगर एक छोटा सा एग्जाम्पल फिर से लेते हैं। एक इंसान है 25-26 साल का और उसने हज़ारों बच्चों को मॉलेस्ट किया है, हज़ारों लड़कियों के रेप किए। तो क्या ये जस्टिस है कि सिर्फ एक फांसी में उसको फारिग कर दिया जाए? क्या ये उन 1000 लड़कियों को और 1000 बच्चों को देगा? एक बहुत सिमिलर केस है इसका, पाकिस्तान में देयर वाज अ सीरियल किलर जिसका नाम था जावेद इकबाल, राइट। उसने बहुत सारे बच्चों को मोलेस्ट किया था और फिर उनको बहुत एक हिडियस ट्रीटमेंट दिया था उनको। एक ड्रम जो पूरा एसिड से भरा हुआ था उस ड्रम में बच्चों को डाल देता था। और अगर मैं उसको दुनिया की आज किसी भी अदालत में लेके जाऊँ तो ज़्यादा से ज़्यादा उसको फांसी सुना पाएंगे। लेकिन उन माँ बाप का क्या, जिन गे बच्चे थे, उन मरे हुए बच्चों का क्या, खुद जावेद इकबाल के घर वालों का क्या? क्या कोई फॉर्म ऑफ जस्टिस है जो उनको प्रॉपर जस्टिस दे पाएगा? है तो कहाँ से आया? इंसानों से आया। तो ठीक है, फिर वही हर इंसान का जस्टिस अलग अलग है और इंसान का जस्टिस कभी 100% सेटिस्फैक्ट्री हो ही नहीं सकता, क्योंकि इंसान का क्रिमिनल लेवल इज क्लोज टू इन्फिनिटी। एक इंसान कितना क्राइम सोच सकता है, कितना बुरा सोच सकता है, कितनी अराजत सोच सकता है, इसका कोई मेजर नहीं है, राइट।
आप डीप वेब के बारे में पढ़ो, डार्क वेब के बारे में पढ़ो, उधर कैसे कैसे काम होते हैं, आज हमको पता ही नहीं है, राइट। तो ये आप कैसे मेजर करोगे कि किसके क्राइम का लेवल कितना है और उसको कितनी सज़ा दी जानी चाहिए विदाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ अ गॉड? मैं बताता हूँ आपको, आई बिलीव इन अ गॉड, आई बिलीव इन लाइफ आफ्टर दैट। हर इंसान को उसके क्राइम के मुताबिक, उसकी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी के मुताबिक सजा दी जाएगी और गॉड विल डिसाइड। सिंस गॉड ऑल डूइंग है, खुदा हर एक चीज़ जानता है, ऑल वाइज है, खुदा हर चीज़ की हिकमत रखता है, तो मैं तो खुदा के जजमेंट को 100% ट्रस्ट करता हूँ, एब्सोल्यूट 100%, कि वो जावेद इकबाल को भी बराबर सजा होगी, हर सीरियन किलर को बराबर सजा होगी, और हर घर या तो हर माँ हर बाप जिनको इंसाफ नहीं मिला उन सबको उस रब की बारगाह में इंसाफ मिलेगा। आपके मुताबिक इंसाफ कैसे मिलेगा? तो 5 प्रिंसिपल्स जो इस्टेब्लिश हो चुके हैं ना, पहला कि अगर मैं एथीस्ट हूँ तो मेरी खुद की कोई फ्री विल नहीं है, सब आता है यूनिवर्स से। दूसरा, अगर मैं एथीस्ट हूँ तो मेरी खुद की कोई मॉरलिटी नहीं है। तीसरा, अगर मैं एथीस्ट हूँ, मैं 100% श्योर नहीं हो सकता यूनिवर्स कैसे क्रिएट हुआ है, मैं सिर्फ थियरी दे सकता हूँ। चौथा, अगर मैं एथीस्ट हूँ तो मेरे लिए कोई ऑब्जेक्टिव ट्रूथ नहीं है, मेरे इस पेन को पेन में कैसे बोलूँगा, मेरे लिए कोई ऑब्जेक्टिव बुक तो है ही नहीं। मैं मेजॉरिटी में नहीं मानता कि जो मेजॉरिटी बोल रही है वो 100% सही है, क्योंकि फिर वही मेजॉरिटी तो थीज़म की बात कर रही है, तो अगर मेजॉरिटी इसको पेन बोल रही है तो भी मैं इसको पेन नहीं बोल सकता। मेरे पास कोई ऑब्जेक्टिव प्रूफ नहीं है सिवाय कि व्हेन आई टच इट आई कैन फील इट, राइट। या तो वही साइंटिफिक ग्राउंड्स में मैं चले जाऊँगा जिसमें खुद इतने सारे डिसएग्रीमेंट्स हैं। इवन इन साइंटिफिक ग्राउंड्स a wave can be a particle can be a wave। अगर आप Schrödinger की थियरी पढ़ोगे तो even on scientific ground it is impossible to establish if this is an object. You can only establish it through something that is considered कोई ऐसी चीज़ जो 100% ट्रू मानी जाती है, और ये चीज़ सिर्फ और सिर्फ रिलीजन में पॉसिबल है, क्योंकि हर रिलीजियस बंदा अपनी किताब को, अपने खुदा को 100% फेस वैल्यू पे ट्रू मानता है। तो हर रिलीजियस बंदा ये बोल सकता है कि ये मैन है, मैं इंसान हूँ, मेरे सारे एक्सपीरियंसेस सही है। और जैसे कि मैंने कहा, मैं आपको एक क्लिप दिखाने वाला हूँ जिसमें वो बंदा खुद बोलता है कि आई कैन नेवर से, कि वो पूरा डिबेट डिस्कशन पूरा वो इंग्लिश में था, और इसमें वो बंदा खुद बोलता है कि आई कैन नेवर से इफ एनीथिंग एग्जिस्ट। Does the world exist? Does anything exist objectively? Does in your anything worldview? exist? Yeah, in your worldview. Does the universe exist? Other people, humans? Yeah, something exists. Yeah, no, yeah. That's it. That's the best you could do as an atheist, to say something exists, right? And when you say something exists and you're not even sure I'm there, having a conversation with you is ridiculous from my. 5वां रीजन है जस्टिस। जस्टिस कभी इस्टेब्लिश नहीं होगा एक एथिस्टिक मेंटालिटी से। एक एथिस्टिक मेंटालिटी से ज़्यादा रिवेंज इस्टेब्लिश होगा, जस्टिस तो नहीं हो पाएगा, राइट। ये है 5 रीजन्स, और अगर इन 5 रीजन्स में कुछ भी गलत है, कुछ भी ऐसा है दैट इज सब्जेक्ट टू करेक्शन, या तो इनसे ज़्यादा कोई रीजन्स है तो मैं उन सबको सुनने के लिए तैयार हूँ। और अगर कोई एक प्रॉपरली 100% रैशनल रीज़न मेरे सामने लेकर आएगा एथिज्म का, तो आई एम ग्लैड टू बी एन एथिस्ट, राइट। क्योंकि मेरा जो थीज़म को मैं छोड़ने की बात कर रहा हूँ वो खुद मुझे ये सिखाता है कि हक परस्ती करो, हक के पीछे जाओ, राइट। तो ये थे मेरे 5 रीजन्स। और लास्ट में मैं अपनी अकेडमिक स्टैंडिंग का की वो दलील देना चाहूँगा, जो मैं ट्राई करूँगा कि हर वीडियो में बोलूँ कि माई बुक सेज ई तुम भी किताब में कम लिहाजा, कि इफ़ दे कम टू आर्ग्यू विद यू आस्क देम इफ़ दे हैव ब्रॉट अ बुक। अगर ये तुमसे आर्ग्यू करने आते हैं तो इनसे पूछो कि कोई किताब लाए हो, कोई अकेडमिक स्टैंडिंग लाए हो। And that being said, thank you so much for watching this video. Any question is welcome in the comment, और मेरा जो भी कनेक्शन है आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हो। Have a great day. knows about atheism, right? बस उसको ही थोड़ा सा एक्सप्लोर किया। पूछते हैं खुदा को साबित तो करो, कायनात बनाने वाला मुझे समझ जाए इस मुताबिक तो करो। वो कि जो लाजवाब है उसका कोई जवाब ना बना, गलती हुई तुझे बनाने वाले से कि तेरे हिसाब का नहीं। कहते हैं खुदा है तो दुनिया में बुरा क्यों है? अगर हर बुराई को खुदा ही खत्म कर दे तो तू पैदा हुआ क्यों है? हाँ, हम मानते हैं फरिश्तों की एक दुनिया होती है। हाँ, हम मानते हैं फरिश्तों की एक दुनिया होती है जहाँ कुछ बुरा नहीं होता। वो नहीं कहते मगर कि कोई खुदा नहीं। खुदा ने सबको बनाया तो खुदा को भी किसी ने बनाया होगा।
ठीक है, मान लेते हैं फिर उस बनाने वाले को भी किसी ने बनाया होगा। अब बैठ के गिनते रहो कि कितने बनाने वाले हैं। जिस बनाने वाले पर तक के रुक जाओ, हम उसी को खुदा बुलाएंगे। कहते हैं खुदा दिखता नहीं मुझे, बस इसीलिए वो मौजूद नहीं। कहते हैं खुदा दिखता नहीं मुझे, बस इसीलिए वो मौजूद नहीं। ये ऐसा है कि कोई अंधा कह दे कि रोशनी का तो वजूद नहीं। बताओ एक बात, तो ये कुछ इस तरह होते हैं जो खुदा में नहीं मानते, उन सबके छोटे छोटे खुदा होते हैं। कोई महबूब, कोई शराब, कोई शबाब, या न जाने क्या क्या। छोड़ गुलामी छोटे खुदा की, एक खुदा बना ले। तुझे ना मिला तो खुदा नहीं, तू मिला मगर खुदा से। क्या क्या खुदा ने तुझे दे दिया, अगर याद रहा तो जुदा। अब भी तुझे खुदा बुलाता है, तू भी खुदा को बुला कर दे। ये गम जो हर बाहर रट चुका है, खुदा के लिए तुमको बुला कर